आफ्टरनून सर। और क्या हो कि नहीं तो हाँ ठीक है ठीक है। तो काइनेटिक गैस इक्वेशन आपने फिजिक्स में वैसे डेरिवेशन देखी होगी, है ना, कि हमारी जो कोई भी पार्टिकल है वो एक्स एक्सिस वाई एक्सिस या जेड एक्सिस में मूव कर सकता है, राइट। तो जो अपनी वेलोसिटी है, रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी, वो क्या होती है, उसका स्क्वायर इज इक्वल टू कंपोनेंट्स इन का स्क्वायर इन इस डायरेक्शन, उनका सम, है ना। तो ये तो खैर फार्मूला पता होगा आपको। बिफोर कोलिजन क्या होगा मोमेंटम, बताओ, mu(x). मान लो इधर मूव कर रहा है, ये पॉजिटिव डायरेक्शन होती है, ये क्या होगा, नेगेटिव। पार्टिकल यहाँ इस फेस से इस फेस पे जा रहा है, तो कितनी लेंथ कवर कर रहा है, l। तो टोटल डिस्टेंस कितनी कवर करेगा, 2l, है ना। तो ये चीज है। तो आप बताओ बिफोर कोलिजन क्या था मोमेंटम, जब लड़ा नहीं था इस दीवार पे, mu(x). और आफ्टर कोलिजन जब वो वापस गया तो -mu(x). तो टोटल चेंज इन मोमेंटम कितना है, डेल्टा px, x डायरेक्शन में 2mu(x). ये सिर्फ अभी हम x डायरेक्शन की बात कर रहे हैं, y और z की बात नहीं कर रहे। फिर टोटल डिस्टेंस ट्रैवल कितना हुआ, 2l। सो टोटल टाइम टेकन कितना हुआ, 2l, है ना, 2l/ux, ठीक है। और नंबर ऑफ कोलिजंस पर सेकंड कितने हो जाएंगे फिर, ऑब्वियसली नंबर ऑफ कोलिजन पर सेकंड मतलब फ्रीक्वेंसी, सो 1/, इसका उल्टा, है ना। तो यहाँ पे डेल्टा p/डेल्टा, ये रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम कितना हो जाएगा x एक्सिस के अलावा। तो रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम कितना था, 2mu/x, सॉरी चेंज इन मोमेंटम कितना था, 2mu(x). तो रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम कितना हो जाएगा, डिवाइड बाय t कर दिया तो इधर डिवाइड बाय l। क्यों, ये कहां से आया, अरे t की जगह ये सब्स्टिट्यूट कर दिया ना तुमने, t की जगह सब्स्टिट्यूट करोगे तो तुमको ये मिल जाएगा, ठीक है। इसी तरह से y एक्सिस और x एक्सिस z एक्सिस के लॉन्ग भी तुमको ऐसे सेम मिल जाएगा एक्सप्रेशन, सॉरी यहाँ पे l आएगा। और फिर अब क्या करो, टोटल ऐड कर दो, तो डेल्टा p नेट कितना आएगा, इन तीनों को ऐड करोगे अगर, तो तुमको ये x स्क्वायर तो ये बात करना अरे पर उधर p/, ठीक है। तो इनको ऐड करोगे तो यहाँ पे क्या आएगा, फोर्स, और रेट ऑफ चेंज ऑफ टोटल चेंज क्या होता है, मोमेंटम का फोर्स होता है ना। टोटल रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम कितना होता है, बात नहीं करो, फोर्स। तो फोर्स क्या होगा, जब इनको ऐड करोगे तो ये एक्सप्रेशन आएगा। और इस टर्म को मैंने u स्क्वायर लिख दिया, ये तो था u स्क्वायर, सो उधर स्क्वायर आएगा ना, ठीक है, वो बाद में तुम, हाँ यहाँ स्क्वायर आ जाएगा। और यहाँ f क्या आ जाएगा, इसको सॉल्व करके ऐसे लिख सकते हैं, इसकी जगह हमने u लिख दिया ना, ये मिल गया अपने को। और फिर प्रेशर क्या होता है, फोर्स पर यूनिट एरिया, बट एरिया किसका, 6 फेसेस का। ये तो एक डायरेक्शन में, तो 6 डायरेक्शन में 6l स्क्वायर, और पहले से ये l है तो 6l³ हो जाएगा, और 2 3 6 पे कट गया तो ये मिल गया। तो प्रेशर कितना आ गया ये, अब ये जो प्रेशर आया है ये एक फेस पे आया है ना, या 6 फेस पे आया, 6 फेस पे, पर एक मॉलिक्यूल से आया है। ये प्रेशर क्या है, ड्यू टू 1 मॉलिक्यूल, आया ना। तो n मॉलिक्यूल्स के लिए कितना होगा, Na मॉलिक्यूल के लिए इतना, ठीक है, 1 मोल, Na मतलब 1 मोल के लिए। देखो इधर छोड़ो, यहाँ पे आ जाओ, ये P इज इक्वल टू, ये समझ में आया। अब L³ को मैं V लिख सकता हूँ कि नहीं, L³ को क्या लिख सकता हूँ, V। अरे क्यूब का वॉल्यूम क्या होता है, L³। तो यहाँ पे V डाल दिया तो हमें ये मिल गया कि नहीं। और V फिर मैं इधर ले गया तो PV इक्वल टू 1/3 mu²। m क्या है, मास ऑफ 1 मॉलिक्यूल, और U क्या है, URMS स्पीड, ठीक है, क्लियर। तो बस ये एक्सप्रेशन अपने को मिल जाएगा फॉर, ये तो था 1 मॉलिक्यूल के लिए, किसके लिए, तो इसी तरह से एवोगाड्रो नंबर मॉलिक्यूल के लिए हो जाएगा, इसी को काइनेटिक गैस इक्वेशन कहा गया। और अगर n मोल्स की बात करें तो यही इक्वेशन में हम n into m0 लिख देते हैं, स्मॉल m की जगह वो m0 आ जाता है वहां पे, ठीक है। तो ये भी काइनेटिक इक्वेशन का दूसरा फॉर्म है फॉर n मोल्स। तो ये सब आपको बेसिकली इतना पता होना चाहिए और कुछ ज्यादा नहीं, इतना पता है तो आप न्यूमेरिकल कर पाओगे, ठीक है। ये तो डेरिवेशन मैंने बता दिया आपको, लेकिन डेरिवेशन आपको इंपॉर्टेंट नहीं है। इंपॉर्टेंट क्या है, स्टेट्स ऑफ मैटर चैप्टर में ये फॉर्मूले इंपॉर्टेंट है, इस पे नहीं मैं करा सकता, ठीक, नोट करो। इस साइड लिख लिया था ये वाला साइड,
ठीक है, तो अब आ जाओ काइनेटिक एनर्जी के बारे में पता करते हैं मॉलिक्यूल्स की। काइनेटिक एनर्जी देखो अभी अभी हमने ये डिराइव किया काइनेटिक इक्वेशन से, ये कितने मोल के लिए 1 मोल है ना, और पीवी अगर मैं ऊपर नीचे 2 से मल्टीप्लाई कर दूं इस इक्वेशन में तो, और ये वाले टर्म को जो हाफ एम यू स्क्वायर जो है इसको मैं क्या लिख सकता हूँ काइनेटिक एनर्जी पर मॉलिक्यूल, क्योंकि एक मॉलिक्यूल की एनर्जी थी हमने वहां देखो ना, एक मॉलिक्यूल की एनर्जी है ना वो, तो एक मॉलिक्यूल की एनर्जी क्या है हाफ एम यू स्क्वायर, तो इसको मैंने लिख दिया काइनेटिक एनर्जी पर मॉलिक्यूल, और ये क्या है ये टर्म ऐसा आ जाए 2/3 इनटू Na इनटू काइनेटिक एनर्जी पर मॉलिक्यूल, और Na इनटू काइनेटिक एनर्जी ये देखो ये एक्सप्रेशन तो 1 मोल के लिए है ना क्योंकि अवोगाड्रोस नंबर आ रहा है, और 1 मोल के लिए हमें पता है Pv इक्वल टू nRT भी होता है, n की वैल्यू क्या होगी Pv इक्वल टू nRT में 1 आइडियल गैस, तो Pv इक्वल टू RT, तो जहां Pv लिखा वहां मैंने RT सब्स्टिट्यूट कर दिया, तो यहाँ RT आ गया, इस जगह पे मैंने RT लिख दिया, और मैंने रीअरेंज किया जब तो R by Na 3/2 R by Na T आ गया ना, इसको रीअरेंज किया तो इस टर्म को मैंने बोल्ट्जमैन कांस्टेंट कह दिया, क्योंकि R तो कांस्टेंट है Na भी कांस्टेंट है, इनको डिवाइड करो तो जो मिलता है वो Kb, Kb क्या है बोल्ट्जमैन कांस्टेंट, which is the ratio of R by Na, Kb is calculated from gas constant upon Avogadro's number, और इसका जो फॉर्मूला जब लगाओगे तो ये वैल्यू आती है 1.38 into 10 power minus 23 जूल पर केल्विन, इसी को बोल्ट्जमैन कांस्टेंट कहते हैं, ठीक है। सो ये देखो काइनेटिक एनर्जी पर मॉलिक्यूल अगर सवाल में आए तो आपको ये फॉर्मूला डायरेक्ट लगाना है, और इससे हमें क्या पता चल रहा है काइनेटिक एनर्जी पर मॉलिक्यूल इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेंपरेचर, है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज पता चल रही है इससे, तो ये नोट करो, ये फॉर्मूला याद होना चाहिए आपको, डायरेक्टली इस पे रिवर कराएगा। अगर आपसे बोला जाए काइनेटिक एनर्जी पर मोल निकालो, क्या पर मोल, एक मोल मतलब क्या करे बताओ, यहां से Na गायब कर, Na मल्टीप्लाई कर देना पर मॉलिक्यूल को किससे मल्टीप्लाई कर दे Na से, तो क्या मिल जाएगा 3/2 RT, है ना, 3/2 RT आ जाएगा, ये हो गया काइनेटिक एनर्जी पर मोल अगर पूछा जाए तो, और काइनेटिक एनर्जी फॉर n मोल्स, और n मोल्स 3/2 nRT, n मोल्स के लिए nRT, ठीक है। तो याद रखना यही तो है टोटल काइनेटिक एनर्जी, ये क्या है, इसी को बोलते हैं n मोल्स के लिए जो आता है उसको क्या बोलते हैं टोटल काइनेटिक एनर्जी, इसको क्या बोलते हैं जो पर मोल आता है, सॉरी पर मॉलिक्यूल आता है उसको क्या बोलते हो, कुछ नहीं बोलते, पर मोल आता है उसको क्या बोलोगे एवरेज काइनेटिक एनर्जी, हाँ क्यों, टोटल काइनेटिक एनर्जी समझ में आ गया, ऐसे वर्ड्स आ जाते हैं तो आपको याद रखना है, याद रखना भाई, तो देख लेना वो सब आप, तो इसी को, तो इनसे हमें क्या पता चलना है, जो भी कोई भी काइनेटिक एनर्जी ले लो, चाहे पर मोल लो चाहे एवरेज लो कुछ भी लो, चाहे पर मॉलिक्यूल लो, तो इट इज ऑलवेज फाउंड टू बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेंपरेचर, इसी को बोला जाता है मैक्सवेल्स जनरलाइजेशन, मैक्सवेल्स जनरलाइजेशन है, उसने सारी काइनेटिक एनर्जी जो आई वो टेंपरेचर के प्रोपोर्शनल आई, इसको बोला गया मैक्सवेल्स जनरलाइजेशन। ठीक है, ये सब तो कुछ फॉर्मूले और बोलोगे तो याद करने हैं, इसको न्यूमेरिकल बनाने हैं तुम्हें, ठीक है। अब चलते हैं मेन बात, लिख लो इसको तब तक,
ठीक है, मैक्सवेल्स डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ स्पीड्स। सर 2 मिनट हाँ लिखो लिखो। अच्छा जल्दी जल्दी कर लेना, सिलेबस बहुत है, हमें ट्यूसडे तक खत्म कराना, अगर नहीं हुआ तो फिर तुम्हारा स्किप कर दो, इसलिए तो तुम्हारी जॉब है, ट्यूसडे तक हमारा लास्ट डेडलाइन है, तो खत्म करना है, ठीक है ना? कितने से बात करें? हमें ट्यूसडे तक ही खत्म करना है, तो अगर आज पूरा एक्सप्लॉइट नहीं किया तुमने टाइम, तो नेक्स्ट क्लास फ्राइडे टुमारो और उसके बाद ट्यूसडे तुम्हारी होगी, तो 2 ही लेक्चर इसका बचते हैं, और जिसमें हमें बहुत लेक्चर बहुत बड़ा चैप्टर है, तो अगर मुझे नहीं लग रहा हो पाएगा जिस हिसाब से तुम्हारा चल रहा है, तो बहुत ठीक है, कर लिया। अब मैं सीधा फार्मूला लिखूंगा, इन सब के सिर्फ फार्मूले, ये सब डिराइव किससे हो रहा है? ऑब्वियसली इन्हीं सब चीजों से हो रहा है, और हाँ इंटीग्रेशन से डिराइव हो रहा है एक्चुअली में, है ना? इंटीग्रेशन मैक्सवेल फंक्शन जो है प्रोबेबिलिटी फंक्शन, उससे डिराइव हो रहा है, तो हम लोग क्या बोलेंगे, यूआरएमएस क्या होता है? रूट ऑफ u1 स्क्वायर प्लस u2 स्क्वायर प्लस डॉट 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 un स्क्वायर अपॉन n, है कि नहीं भाई? ठीक है, और यूआरएमएस का और भी फार्मूला होता है, क्या फार्मूला है? रूट ऑफ 3 RT बाय m नॉट, ये सब 1 मोल के लिए और कांस्टेंट टेम्परेचर, सेम टेम्परेचर पे वैलिड है, ठीक है? रूट 3 p बाय रो भी लिख सकते हैं इसको डेंसिटी के टर्म में, है ना? प्रेशर और डेंसिटी के टर्म में भी लिख सकते हैं, है ना? या इसको लिख सकते हैं क्या, रूट 3 pv बाय क्या m नॉट, क्यों? तो ये 3 फार्मूले यूआरएमएस के आप यूज कर सकते हो, बात नहीं करो, बात नहीं करो। फिर एवरेज, ये था रूट मीन स्क्वायर स्पीड, अब हम पढ़ेंगे एवरेज स्पीड। एवरेज स्पीड क्या होती है? रूट ऑफ 8 अपॉन पाई RT बाय m नॉट, इसको भी ऐसे लिख सकते हो इसी टर्म में, 8 बाय पाई p बाय रूट, ठीक है? तो ऐसे भी लिख सकते हो 8 बाय पाई इनटू p बाय रूट, लिख लो जल्दी, तो एवरेज स्पीड भी हो गई। देखो ये सब है क्या स्पीड्स, देखो सारे मॉलिक्यूल की सेम स्पीड तो हो नहीं सकती, है ना? ये पॉसिबल है क्या कि हर मॉलिक्यूल सेम स्पीड हो? और इतनी ढेर सारे मॉलिक्यूल हैं, तो उन सबको एक एक की स्पीड डिटरमाइन करना इम्पॉसिबल है, बट उनकी एक रेंज डिटरमाइन की जा सकती है ना? एक रीजन में वो क्या करेंगे, सेम तरीके से क्या करेंगे, बोलो, सेम तरीके से क्या करेंगे, एक पर्टिकुलर रीजन में कई मॉलिक्यूल की सेम डिस्ट्रीब्यूशन और स्पीड हम मान सकते हैं, ठीक है? प्रोबेबिलिटी के हिसाब से, और तो उनके 3 पॉसिबिलिटीज है, या तो रूट मीन स्क्वायर मानेंगे, या एवरेज मानेंगे, या मोस्ट प्रोबेबल, ये तीसरा आएगा मोस्ट प्रोबेबल, तीसरा क्या है, मोस्ट प्रोबेबल, 2p बाय रो। हां ठीक है, मोस्ट प्रोबेबल स्पीड क्या होती है, रूट 2 RT बाय m नॉट, क्या हो गया? इसको लिख सकते हो 2p बाय रो, ऐसे भी। ये सब 1 मोल की बात हो रही है, ये सब 1 मोल से यहाँ डिराइव हो गए, याद रखना ये सारे फार्मूले किससे है, 1 मोल से डिराइव हो गया है, और हो गया, ठीक है? तो मोस्ट प्रोबेबल स्पीड की लेकिन डेफिनेशन क्या है, ये समझना जरूरी है। मोस्ट प्रोबेबल स्पीड जो है, इसका क्या मतलब है? प्रोबेबिलिटी इस स्पीड की ज्यादा है, मतलब मैक्सिमम फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल जो स्पीड पोजेस करते हैं, है ना? स्पीड पोजेस्ड बाय मैक्सिमम फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स, तो जो मॉलिक्यूल्स का जो फ्रैक्शन है सबसे ज्यादा जो स्पीड पे चल रहा है, वो कौन सी स्पीड है? मोस्ट प्रोबेबल, मतलब ज्यादा से ज्यादा फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स की स्पीड ये होने वाली है, ठीक है? डिस्ट्रीब्यूशन कर्व में याद रखना, यानी कि जो पीक होगा, है ना, फ्रैक्शन का, वो क्या होगा? मोस्ट प्रोबेबल होगा। तो ये देखो इसका मतलब क्या हुआ, ग्राफिकली समझते हैं। तो पहले ये बताओ कौन सी वैल्यू ज्यादा बड़ी है, यूआरएमएस बड़ा है या एवरेज बड़ा है या एमपी बड़ा है? तो हम बात करेंगे, तो याद रखना, लेट्स लो यूआरएमएस इज ऑलवेज ग्रेटर देन यू एवरेज देन यू एमपी, याद रहेगा? कौन सी स्पीड सबसे ज्यादा होती है? मैंने ये नहीं बोला कि ज्यादा फ्रैक्शन मॉलिक्यूल के कौन से पोजेस करते हैं, मैं बोल रहा हूँ जो मैक्सिमम, हाँ, जो मॉलिक्यूल की जो डिस्ट्रीब्यूशन है उसमें सबसे ज्यादा स्पीड कौन सी हो सकती है? रूट मीन स्क्वायर, फिर एवरेज, और फिर मोस्ट प्रोबेबल।
तो इसको ग्राफिकली अगर देखना चाहे फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स वर्सेस स्पीड का अगर मैं ग्राफ बनाऊं, फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स वर्सेस स्पीड, तो अगर ये हमारा प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन, मैक्सवेल डिस्ट्रीब्यूशन कर्व है, मान लो कि ये जो हाईएस्ट पॉइंट है ना, इसके कॉरेस्पॉन्डिंग जो यहाँ स्पीड आ रही है ना, वो मोस्ट प्रोबेबल है। क्यों आया ऐसा बताओ? क्योंकि मैक्सिमम मॉलिक्यूल्स है ना, मैक्सिमम फ्रैक्शन तो ये है ना, ये क्या है, मैक्सिमम फ्रैक्शन है ना यहाँ पे ऑफ मॉलिक्यूल्स, इसके कॉरेस्पॉन्डिंग जो स्पीड होगी वो क्या होगी, मोस्ट प्रोबेबल यूएमपी। और इससे कम क्या होगी यूएमपी से, सॉरी यूएमपी वैल्यू से ज्यादा क्या होगी वैल्यू, मतलब वेलोसिटी, और वो इस साइड होगी क्योंकि यूएमपी से बड़ी वैल्यू इस साइड होगी ना। तो ये हो गई हाँ एवरेज, एवरेज थोड़ी कम नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स की होगी, और ये हो गई क्या, यहाँ पे ये क्या हो गई यूआरएमएस। सो दिख रहा है यूआरएमएस इज ग्रेटर देन यू एवरेज ग्रेटर देन यूएमपी। और ज्यादा से ज्यादा फ्रैक्शन कौन सी वैल्यू लेके बैठे हुए हैं, मैक्सिमम फ्रैक्शन कौन सी वैल्यू लेके बैठा हुआ है, यूएमपी, है ना? ठीक है ना, समझ में आया? तो ये चीज है, यानी कि एक है जनरलाइज्ड रेंज और एक यहाँ पे आ रहा है तो स्पेसिफिक हो रहा है, मतलब बहुत कम ऐसे मॉलिक्यूल होंगे जो मतलब कम रेंज में आ रहा है ना। ये देखो इधर से ये यहाँ पे एक्सपेंडेड और इधर आते आते क्या हो रहा है, स्टीप हो रहा है, हाँ या ना? हाँ। तो आपको ये रेशियो पता होना चाहिए, यू आर एम एस इज टू यू एवरेज इज टू यू एम पी। कैसे निकालेंगे? हाँ? अब देखो ऐसे दिया होगा 1.224 है ना, इज टू 1.128 इज टू 1 है ना। बोलेंगे बताओ कौन सी एवरेज है, कौन सी रूट मीन स्क्वायर है, कौन सी मोस्ट प्रोबेबल। ऑब्वियसली ये सबसे बड़ी वैल्यू दिख रही है इसमें, तो ये क्या होगी, यू आर एम एस, और ये क्या होगी एवरेज, और ये क्या होगी एमपी। जो भी सबसे कम दिखे तो वो हो जाएगी। ये कैसे निकाला होगा रेशियो भाई, ये √3 is to √8 by पाई है ना, is to √2। अगर देखो इन फार्मूले को डिवाइड कर दो तो इनको अब इसके हिसाब से मान लो यहाँ 1.224 रखा तो यहाँ पे 1.128 आ गया, और यहाँ पे क्या आ गया 1। मतलब तुमने सबको किससे डिवाइड किया होगा, अगर यहाँ 1 आ रहा है तो √2 से। अब इसी तरह तुम एक बार √3 से सबको डिवाइड कर दो तो कुछ रेशियो आएगा, एक बार √8 पाई से करो तो कुछ रेशियो आएगा, है ना। तो जो भी रेशियो आएगा तुम बस ये याद रखो कि जो सबसे बड़ी वैल्यू होगी वो यूआरएमएस होगी, और उसके बाद वाली एवरेज होगी, और उसके बाद वाली मोस्ट प्रोबेबल। और ये जेईई मेन 2013 में आ चुका है। ठीक है, तो अब स्टार्ट करते हैं यहाँ से। यहाँ से हम लोग स्टार्ट करेंगे। क्या कुछ पॉइंट्स हैं, देखो पहले जान लो मैक्सवेल, बोल्ट्जमैन और ये सब डिस्ट्रीब्यूशन कर्व्स में क्या क्या होता है। ऑल पॉइंट्स क्या इंपॉर्टेंट है, ऑल मॉलिक्यूल्स इन अ गैस डू नॉट हैव सेम स्पीड, ये बता चुका हूँ, है ना। एंड फ्रॉम प्रोबेबिलिटी कंसिडरेशन, मैंने बताया था कि सबकी क्योंकि सेम स्पीड नहीं है तो हमें प्रोबेबिलिटी कंसिडर करनी पड़ेगी कि डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मॉलिक्यूल्स इन डिफरेंट स्पीड इंटरवल्स, स्पीड इंटरवल्स। ठीक है, तो याद रखना डिस्ट्रीब्यूशन इन डिफरेंट स्पीड इंटरवल्स।
जैसे u से du, मान लो u है एक और एक है नेक्स्ट इंटरवल, नेक्स्ट क्या है स्पीड u प्लस du। पहले स्पीड कितनी थी, कुछ मॉलिक्यूल्स की स्पीड कितनी है u, और कुछ मॉलिक्यूल्स की क्या हो गई, थोड़ी सी ज्यादा हो गई, u में कितना ऐड हो गया du, ध्यान दो। तो ये जो इंटरवल है यहाँ से यहाँ मॉलिक्यूल्स का है ना, उसकी बात हो रही है, उसके बीच हम डिस्ट्रीब्यूशन देखेंगे, वही ग्राफ है। यानी कि यहाँ पे क्या है u1 से u2, यहाँ पे u1 से u2, ठीक है। तो इस बीच में अगर हमें पता करना है कि कितना डिस्ट्रीब्यूशन है, वो हम कैसे कर सकते हैं, दिस डिस्ट्रीब्यूशन इज कॉल्ड, पहले तो ये समझ लो मैक्सवेल बोल्ट्जमैन डिस्ट्रीब्यूशन, एंड द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ स्पीड्स रिमेन्स कांस्टेंट एट अ पर्टिकुलर टेंपरेचर। जब तक टेंपरेचर ना चेंज करो तब तक ये जो डिस्ट्रीब्यूशन कर्व है ये सेम रहता है ना, ये जो कर्व है ये बदलता नहीं है ना। इसके अंदर जो मॉलिक्यूल्स हैं, ठीक है, वो नहीं बदलेंगे, उनकी स्पीड भी, इंडिविजुअल मॉलिक्यूल की स्पीड बदल सकती है, क्या बोला, इंडिविजुअल मॉलिक्यूल की स्पीड बदल सकती है, बट ओवरऑल जो डिस्ट्रीब्यूशन के अंदर जितने मॉलिक्यूल है उनकी स्पीड सेम रहेगी एट अ पर्टिकुलर टेंपरेचर, है ना। कौन सी स्पीड हो सकती है, तीन, यूएमपी, यू एवरेज, यू आरएमएस, ठीक है, तो उनकी बात हो रही है। तो ये जो है ये प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन के लिए इन्होंने dn क्या है, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, है ना, जो एक पर्टिकुलर रीजन में होंगे उनको dn बोल दिया, और dn by n क्या है, फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स हैविंग स्पीड्स बिटवीन क्या u एंड u प्लस du, बताया ना, कितने मॉलिक्यूल्स है जिनकी स्पीड u1 से u2 के बीच में है ना, वो फ्रैक्शन, उसी के बारे में बात कर रहे हैं, उसी को बोला dn by n। और जब इसको मल्टीप्लाई करते हैं किससे, du से डिवाइड, मतलब dn by du और 1 by n बाहर ले लिया, तो फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स इन द इंटरवल मिल जाता है हमें, पर यूनिट इंटरवल ऑफ स्पीड, मतलब पर यूनिट इंटरवल मतलब du, ठीक है ना। सो 1 by n dn by du, हमें इसका ग्राफ बनाना होता है किसके साथ, u के साथ। व्हाट वी हैव टू प्लॉट, फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स हैविंग स्पीड्स बिटवीन u एंड u प्लस du पर यूनिट इंटरवल ऑफ स्पीड, इसका ग्राफ बनाना है। मतलब एक पर्टिकुलर इंटरवल के अंदर, एक पर्टिकुलर इंटरवल के अंदर कितना फ्रैक्शन है dn by n, एक पर्टिकुलर du के अंदर, है ना, कितना फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल लाई करेगा, वही उसी का ग्राफ है। तो ये देखो u1 से u2 गया, तो बताओ एरिया अंडर द कर्व क्या होता है, बताओ एरिया क्या होता है, एरिया बिटवीन u1 एंड u2 कितना हो जाएगा, अरे एरिया अंडर द कर्व पढ़े हो मैथ्स में, ये देखो ये x एक्सिस पे कितना है du, तो पहले तुम इंटीग्रेशन करते हो ना भाई, u1 से u2, यहाँ के बीच का एरिया निकालना है, और dy और y एक्सिस पे क्या है ये, और x एक्सिस पे क्या है du, तो y एक्सिस वाला वेरिएबल लिख लो, ये हो गया डिपेंडेंट वेरिएबल, डिपेंडेंट वेरिएबल इनटू क्या करते हो तुम मैथ्स में, इनटू इंडिपेंडेंट वेरिएबल करते हो, दैट इज du, हां है ना। अब इसका इंटीग्रेशन करोगे क्या मिल जाएगा, dn by n u1 से u, मतलब ये क्या आ गया, अगर तुम देखो एरिया अंडर द कर्व क्या बता रहा है, dn by n का इंटीग्रेशन, मतलब फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स हैविंग स्पीड्स बिटवीन u एंड u प्लस du के बीच का क्या, मतलब उनका सम, यानी कि जितना, ये तो एक छोटा सा स्ट्रिप बता रहा था, तो इंटीग्रेशन कर दिया, मतलब इनके बीच में, है ना, यहां से लेकर यहां तक जितना भी, जो भी चीज क्या रिप्रेजेंट कर रही है एरिया, इंटीग्रेशन ऑफ फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स, है ना। क्लियर हो गए, मतलब ये बेसिकली बताना चाह रहा है एरिया रिप्रेजेंट्स, शॉर्ट में बोले तो फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स बिटवीन स्पीड्स u एंड u प्लस du, ठीक है, क्लियर हो गया। तो ये अपने को ग्राफ से समझ में आना चाहिए, इतना अपने को पता होना चाहिए। तो एरिया अंडर द कर्व रिप्रेजेंट्स फ्रैक्शन ऑफ क्या, मॉलिक्यूल्स, इन शॉर्ट फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल तो बोलेंगे ना, और कुछ रिप्रेजेंट कर रहा है क्या, नहीं, बस। तो ये फर्स्ट ग्राफ हुआ जो हमें आना चाहिए इसके अंदर, ठीक है, और भी ग्राफ है। सेकंड ग्राफ देखो, ग्राफ 2, सेकंड ग्राफ जो आना चाहिए वो क्या है, बस ये पता होना चाहिए, सेम है, ग्राफ बनाने का तरीका सेम रहेगा, यहाँ पे भी अपना 1 by du dn by n लिखा तुमने, और तुमने ग्राफ भी सिमिलर बनाया है ऐसे, है ना। अब तुम क्या करो, ये जो पॉइंट है ये क्या बता रहा है, बताओ, मैंने बताया था UMP को मोस्ट प्रोबेबल, है ना, स्पीड, अरे जो पीक के कॉरेस्पॉन्डिंग होता है, which is possessed by maximum fraction of molecule, है ना, वही तो होता है ना MP, UMP, तो UMP वही है, maximum fraction of molecule को जो possess कर रहा है, ठीक है। तो ये चीज हो गई, तो यहाँ पे इसके कॉरेस्पॉन्डिंग जो आ रहा है वो मैक्सिमम वैल्यू आएगी, यहाँ पे क्या आएगी, मैक्सिमम, ये मैं समझा चुका हूँ ऑलरेडी पहले। और ये वाला टर्म जो है u e पावर u स्क्वायर है, ये एक्सपोनेंशियल टर्म है कि नहीं, बोलो,
मतलब हायर स्पीड पे एक्सपोनेंशियल फैक्टर डोमिनेट करता है। एक्सपोनेंशियल टर्म कौन सा है? ये वाला e पावर, ये जो ये वाला टर्म है ना, ये डोमिनेट करता है किस पे? हायर स्पीड पे। और लोअर स्पीड पे कौन सा? पैराबोलिक फंक्शन डोमिनेट करता है। पैराबोलिक फंक्शन क्या होता है? यू स्क्वायर है ना। अरे इक्वेशन में देखो, इस इक्वेशन में दो पार्ट है, एक यू स्क्वायर भी होगा, ये देखो, और एक e पावर a स्क्वायर है ना। तो ग्राफ के दो पार्ट्स है ना, एक इंक्रीजिंग और एक डिक्रीजिंग। इंक्रीजिंग पार्ट क्या है? पैराबोलिक है, u स्क्वायर, और डिक्रीजिंग पार्ट क्या है? e पावर माइनस u स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा ये डिक्रीजिंग हो रहा है, एक्सपोनेंशियल। क्लियर हो गया? तो बस इतना तुम्हें पता होना चाहिए और कुछ नहीं ज्यादा। ये बस तुम्हें याद हो कि ये dn का फॉर्मूला क्या है, ये याद कर लेना। इन केस आ गया वैसे आएगा। यहाँ मोलर मास याद रखना इस फॉर्मूले में, kg पर मोल में। ठीक है, और u मतलब आरएमएस स्पीड। ठीक है, चलो, तो ये हो गया सेकंड ग्राफ। थर्ड ग्राफ देख लो। अच्छा, ये क्या था? dn by n। इससे पहले ये देखो, dn by n जो है, जो फ्रैक्शन है, डिपेंड्स ओनली ऑन टेम्परेचर हैविंग स्पीड बिटवीन दिस u and u plus du, u and du है ना, फॉर अ गैस। फॉर अ गिवन टेम्परेचर द फ्रैक्शन हैज अ कांस्टेंट वैल्यू। क्या बोला? अगर टेम्परेचर नहीं बदलेगा तो dn by n वैल्यू भी कांस्टेंट रहेगी, नहीं बदलेगी। ठीक है, तो ये समझ में आया? ठीक है, तो ग्राफ कितने हो गए? कितने ग्राफ बता दिए? दो। अब थर्ड ग्राफ है ना, तो मैं बना देता हूँ, पहले सारे ग्राफ बना देता हूँ, फिर समझाता हूँ। ग्राफ 3, थर्ड ग्राफ आपको जो आना चाहिए वो ये है। ठीक है, सो ग्राफ, थर्ड ग्राफ देखते हैं। थर्ड ग्राफ क्या है? सेम फ्रैक्शन वर्सेस इन द गिवन रीजन वर्सेस यू। ये जो शेडेड रीजन है यहाँ पे, ये किस रेंज में है? लोअर स्पीड रेंज है, और ये किस रेंज में? हायर स्पीड रेंज है ना। तो लोअर स्पीड या हो चाहे हायर स्पीड हो, उसमें फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स क्या होते हैं? बहुत ही स्मॉल होते हैं, नंबर में स्मॉल क्वांटिटी होती है। ऐसे मतलब जो ज्यादा फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स है उनकी स्पीड बहुत ज्यादा भी नहीं होगी और बहुत कम भी नहीं होगी, है ना। मतलब ज्यादा से ज्यादा लोग, मान लो फ्रैक्शन को हम मान लें, लोग हैं किसी कमरे में, है ना, तो जो लोग हैं उनकी बहुत हाई स्पीड भी नहीं होगी और बहुत लो स्पीड भी नहीं होगी, बैलेंस्ड स्पीड होगी, है ना, डिस्ट्रीब्यूटेड होगी। क्लियर हो गया? ज्यादा से ज्यादा लोगों की बहुत हाई या वेरी लो नहीं होगी। ठीक है, स्पीड क्लियर होगा? अब ये समझो। और टोटल एरिया अंडर द कर्व क्या बताएगा?
कंप्राइजेस ऑफ ऑल टाइप्स ऑफ स्पीड। ऑब्वियसली इसके अंदर सारी टाइप ऑफ स्पीड है, मोस्ट प्रोबेबल भी होगी, आरएमएस भी होगी, उन सबको मिला के ये बात कही गई कि वैसे फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स वेरी लो स्पीड्स पे या वेरी हाई स्पीड्स पे बहुत कम होगा। ठीक है, सबकी स्पीड बैलेंस होगी, बहुत हाई या बहुत लो नहीं होगी ज्यादातर। इसलिए देखो इस एरिया में कम मॉलिक्यूल है जिनकी स्पीड बहुत हाई है, और इस एरिया में भी कम है जिनकी स्पीड बहुत हाई है। और ग्राफ 4 क्या बता रहा है कि अगर टेम्परेचर हमने बढ़ा दिया, देखो T2 ग्रेटर देन T1, मतलब हमने एक ग्राफ बनाया T2 पे एक T1 पे, है ना, ये चीज है। एक ये टेम्परेचर T1 पे था और एक और ग्राफ बनाया वो T2 पे बनाया है यहाँ पे। तो टेम्परेचर अगर बढ़ाया तो क्या हो गया, मोस्ट प्रोबेबल भी, देखो ये पीक इसके करस्पॉन्डिंग और इसके करस्पॉन्डिंग पीक है, तो ये देखो मोस्ट प्रोबेबल स्पीड किसकी ज्यादा है, ऑब्वियसली इसकी ज्यादा है ग्राफ से, है ना, एक्स एक्सिस पे ज्यादा है ना ये वैल्यू। तो मोस्ट प्रोबेबल स्पीड ज्यादा होगी कब, जब टेम्परेचर ज्यादा हो, हाँ या ना, जब क्या ज्यादा हो, टेम्परेचर। तो और ये फार्मूले में आपने देखा भी था √2RT/m0, तो टेम्परेचर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है ना। तो टेम्परेचर बढ़ेगा तो ये मोस्ट प्रोबेबल स्पीड भी बढ़ेगी। अब सुनो, बट इसमें एक बात तुमने नोट की होगी, जब टेम्परेचर कम था तो फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल ज्यादा थे जो इस प्रोबेबल स्पीड को प्रोड्यूस कर रहे थे, है ना। और जब टेम्परेचर बढ़ा दिया तुमने, टेम्परेचर बढ़ाने पे क्या हुआ, इनमें काइनेटिक एनर्जी बढ़ गई कि नहीं, T2 में क्या हुआ, T2 के समय क्या हुआ, काइनेटिक एनर्जी बढ़ गई। सो उनकी टेंडेंसी टू पोजेस अदर स्पीड्स भी बढ़ गई, नॉट ओनली मोस्ट प्रोबेबल, अब वो अदर स्पीड्स भी एक्सप्रेस कर सकते हैं, है कि नहीं। तो ये हो रहा है T2 बढ़ाने पे, जब T2 तुम्हारा ग्रेटर होगा, मतलब काइनेटिक एनर्जी उस समय ज्यादा होगी मॉलिक्यूल की, देयरफॉर मोर टाइप्स ऑफ स्पीड वो एक्सप्रेस कर सकते हैं ना, सिर्फ मोस्ट प्रोबेबल पे ही नहीं टिके रहेंगे वो, ज्यादा से ज्यादा फ्रैक्शन और भी चीज एक्सप्रेस करेगा। देखो यहाँ पे ये स्मूथ हो गया है थोड़ा, ये थोड़ा शार्प था, तो मोर टाइप्स ऑफ स्पीड्स से वो खेल सकता है। ठीक है, मॉलिक्यूल बोलेगा भाई मैं चलो इस बार मोस्ट प्रोबेबल की जगह मैं एवरेज ज्यादा रख लेता हूँ थोड़ा सा, तो थोड़ा रेंज बढ़ गया ना। तो मोस्ट प्रोबेबल जो स्पीड रखने वाले फ्रैक्शन देखो घट गया है टेम्परेचर बढ़ाने का। क्लियर। और लास्ट ग्राफ है हमारा इसके अंदर, ग्राफ 5। और भी ग्राफ्स हैं लेकिन अभी के लिए इतना ही करेंगे। ठीक है, तो इसको हम लिख दें क्या, फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स वर्सेस यू लिख देता हूँ मैं। ठीक है, और एक बार मैं ऐसे ग्राफ बना रहा हूँ, एक ग्राफ ऐसे बना रहा है और एक ग्राफ थोड़ा और क्या हुआ, बोलो क्या हो गया। मान लो इसका यहाँ पे जो मोलर मास है गैस का m01, ये गैस 1 के लिए जिसका मोलर मास m01 है, ये गैस 2 के लिए और ये गैस 3 के लिए ग्राफ है। तीनों ग्राफ है अलग अलग, फर्स्ट गैस, सेकंड गैस, थर्ड, इसका मोलर मास ये है। और यहाँ पे बोला जा रहा है क्या, मोलर मास जो फर्स्ट गैस का है वो क्या है, ज्यादा है देन मोलर मास ऑफ सेकंड गैस देन थर्ड गैस। ठीक है, तो आपको ग्राफ देख के बताना है, बताओ किसकी मोस्ट प्रोबेबल स्पीड ज्यादा होगी। ये देखो इसकी मोस्ट प्रोबेबल स्पीड क्या होगी, UMP1, ये क्या दिख रहा है ग्राफ से, UMP2 आया ना, और ये क्या दिख रहा है, UMP3 आया ना। तो तुम्हें क्या दिख रहा है यहाँ से कि UMP1 इज बिकमिंग लेस देन UMP2 बिकमिंग UMP3 आया ना। होना भी चाहिए था क्योंकि तुमने देखा था UMP के फॉर्मूले में इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू रूट ऑफ मोलर मास था ना, अरे √2RT/m0 लिखते हो ना, m0 नीचे आता है। सो मोलर मास बढ़ रहा है, जैसे जैसे मोलर मास बढ़ रहा है मोस्ट प्रोबेबल स्पीड क्या हो रही है, कम हो रही है। अरे मोस्ट यहाँ मोलर मास ज्यादा है ना, तो मोस्ट प्रोबेबल स्पीड क्या हुई, कम। मतलब लाइटर गैसेस की मोस्ट प्रोबेबल स्पीड क्या होती है, कम, बट लाइटर गैसेस का फ्रैक्शन ज्यादा होता है। लाइटर गैसेस है ना, मोलर, सॉरी उल्टा बता दिया, लाइटर गैसेस ये m03 क्या है, m03 क्या है, लाइटर गैस है, हेवियर गैस है, थर्ड, अरे 3, ये 3 मतलब क्या हुआ, थर्ड गैस क्या है, लाइटर है ना। तो अगर थर्ड गैस लाइटर है तो उसकी स्पीड ज्यादा होगी ना, अगर लाइट वेट है तो जल्दी जल्दी मूव कर सकता है, उसकी मोस्ट प्रोबेबल स्पीड भी ज्यादा होगी। लेकिन क्योंकि वो लाइट है तो वो एक स्पीड को ज्यादा देर तक होल्ड नहीं करेगी, उसके ज्यादा फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स। ठीक है, क्या बोला, ज्यादा फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल सेम स्पीड को होल्ड नहीं कर पाएंगे। कौन सी, मोस्ट प्रोबेबल को। क्लियर हुआ, क्योंकि वो लाइटर है ना, तो उसकी टेंडेंसी है स्विच करने की, समझ लो। तो ये चीज है। और यहाँ पे क्या हेवियर है, हेवियर गैस की क्या होगी, स्पीड सबसे कम मोस्ट प्रोबेबल, बट उसका फ्रैक्शन ज्यादा होगा क्योंकि हेवी गैस है, थोड़ा स्टेबल रहेगी, है ना। ज्यादा से ज्यादा एक टाइप की स्पीड पकड़ ली तो ज्यादा से ज्यादा फ्रैक्शन उसी टाइप की स्पीड को पोजेस करेगी। ठीक है, सो ग्राफ 5 समझ में आ गया क्या। तो अभी के लिए इतना नोट करो, फिर देखते हैं।
नोट करो